नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव से पहले तमाम जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नए नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के 21 जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध तय जीत मानी जा रही है। दूसरी तरफ मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी जिला पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को वो नहीं उतारने वाली है। इस पर मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी का फोकस 2022 विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें मायावती पहले ही अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती के जिला पंचायत चुनाव न लड़ने के फैसले से बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसके बाद अब विपक्ष मायावती पर बीजेपी के साथ मिली भगत करने का आरोप लगा रहा है, तो साथ ही आरोप प्रत्यारोपों के मामले में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जिला पंचायत चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है, तो साथ ही 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव 350 सीटों पर जीत की उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 350 सीटों के सफर को आसान बनाने वाले अखिलेश यादव ये सफर कैसे तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच जिला पंचायत चुनाव से मिल रहे संकेत 2022 की तस्वीर पर कितना असर डालने वाले हैं, ये समझने के लिए आज हमारी 1 घंटे की चर्चा होने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिला पंचायत चुनाव की पूरी माया क्या है, चुनाव में किसका दांव चलने वाला है और माया के बैकफुट पर आने की वजहें क्या रहने वाली हैं। अखिलेश का टारगेट 350 से ज्यादा सीट है, इसमें वो कितनी कामयाबी पाने वाले हैं। साथ ही पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी का बोलबाला है, किस तरह से ये लगातार समीकरण बनते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीतने वाले हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिला पंचायत चुनाव में किस तरह से किसका दांव चलने वाला है, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य क्या है, और साथ ही आपको बताएं यहां पर चुनाव में माया का दांव क्या है। मायावती का कहना है कि 2022 पर फोकस कर रही हैं। मायावती के फैसले का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा और मायावती ने जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। साफ ऐलान किया है कि वो 2022 पर फोकस कर रही हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष में वो खुद की ऊर्जा बर्बाद करने वाली नहीं है, तो मायावती के फैसले का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा अब तमाम राजनीतिक गुरुओं ने अनुमान लगाया है। साथ ही इस फैसले के बाद जो तमाम राजनीतिक गुरु हैं ये बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीठ पीछे बसपा का बीजेपी के साथ कोई ना कोई गठबंधन हुआ हो, कोई अनकहा गठबंधन हो और मायावती पहले किसी से गठबंधन न करने की बात कह रही हैं। हमारे साथ यहां पर तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको पहले मैं एक बार उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ विजय खेड़ा हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ राजपाल कश्यप होंगे, प्रवक्ता सपा हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और साथ ही राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं विजय जी। जिस तरह से लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, बीजेपी ने पहले ही ये साफ कर रखा था कि इसमें सबसे बड़ा दांव हम ही खेलेंगे, हम ही जीतेंगे। लेकिन अब जिस तरह से मायावती ने भी साफ कर दिया कि मैं इसमें अपना कोई दांव नहीं लगाने वाली, इसमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है, आपको क्या लगता है आपके उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीतने वाले हैं या समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं ये भापने में गलती हो गई चुनाव के बाद? विजय जी। हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ जी आ रही है। हाँ देखिए, जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, उनके तो लोग जीते भी बहुत कम हैं और हो सकता है उनने अपना फैसला किया हो कि विधानसभा चुनाव पर ही ध्यान दें। ये तो उनका अपना निजी मामला है, चाहे लड़ना चाहें, उनका लोग भी कम जीते हैं और उनको संख्या इकट्ठा करने में भी कठिनाई हो रही होगी। सपा के लोग जीते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सब लोगों को भी मिला दें तो भी निर्दलीय ज्यादा जीते हैं ना सब जगह। तो ज्यादातर दारोमदार निर्दलीय पर है, निर्दलीय पर सपा बोलते हमारे हैं, भाजपा समझती है जो उनके कुछ आए हैं या उनका समर्थन उनको प्राप्त है। ये सारी बातें एक तो इस पर निर्भर करती हैं। दूसरी बात ये जो आरोप लगा रहे हैं बार बार कि हमारे लोगों को जाने नहीं दिया, ठिकाना नहीं किया, ये सब झूठ मूठ है। जो सपा करती रही वो एक अलग तरीका था उनका, लेकिन आज की स्थिति में जहाँ जिनको भरना है भरे, लेकिन अगर सचमुच में इनकी पार्टी में गड़बड़ी न होती तो क्या 11 जिला अध्यक्ष निकाले जाते? अगर ये गलती सरकार की तरफ से होती या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती तो वो हम पर आक्षेप जितना मर्जी करते, हमसे हमारी आलोचना करते, हमसे बात करते, अपने ही अध्यक्षों को हटाने का मतलब क्या? अपने आप से कहानी बोल रही है, सामने बोल रही है। आपने खुद के एक आध अध्यक्ष की मान सकता हूँ गलती, 11 अध्यक्ष को निकाल दिया, 2-4
को बर्दाश्त कर लिया होगा। तो इन्हें समझना चाहिए कि अध्यक्ष लोग या तो निर्दलीयों को नहीं उनको समझा पाए कि वो सपा के साथ जाएं, या फिर उनका जो चला आपस में झगड़ा रहा दो लोगों में कि किसको लड़ाएं, अंतिम मिनट तक अंतिम सेकंड तक ये तय नहीं कर पाए कि कौन इनका प्रत्याशी होगा। तो जो इनका अंदरूनी जो झगड़ा है उसकी वजह से सपा की जो पहले दुर्दशा थी हर दिन होती चली जा रही है और होती चली जाएगी। अब उनको ये डर सता रहा 24 घंटे का, हमारे माइनॉरिटीज भी गए, ओबीसी जी भी आ गए, कुछ ले जाएंगे, और बसपा भी कह रही है कि वो अकेले लड़ेगी। तो हो सकता है कि बसपा में जाएं ज्यादातर माइनॉरिटीज के लोग सपा से दुखी होके। ये सब बातें हैं जिनकी वजह से ये प्रेम मतलब हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये आदत बन चुकी है कांग्रेस और सपा दो पार्टियों की। तो हिंदुस्तान में 24 घंटे में कोई काम नहीं है, कुछ भी होगा अच्छा बुरा उसके ऊपर उन्हें फट से अपनी टिप्पणी करना है। हारेंगे तो हमारे ऊपर, हारेंगे तो मशीनों के ऊपर, हारेंगे तो कहेंगे सरकारी मशीनरी हो गई। जब हम बंगाल में हारे तो कहाँ चले गई थी मशीनरी? कई जगह हारे हम, कई जगह जीते हम। अब सवाल यह है कि जब हम जीतते हैं तो इनका 24 घंटे यही काम है कि मशीनरी खराब हो गई, या सरकारी अफसरों को इस्तेमाल किया गया, या गुंडागर्दी दिखाई। अरे भजा भाई, गुंडागर्दी कहाँ करती है और कहाँ टिक सकते हैं? गुंडे तो पले हुए क्या दसियों साल से सामने आ गए। पिछले इतने सालों विजय जी, आपने भी बिना कुछ बोले आपने एक जो संकेत दे दिया। पहले आप 3 पार्टियों की आप बात किया करते थे कि 3 पार्टियां लगातार उत्तर प्रदेश में छकती नहीं है बीजेपी की आलोचना करने से। आज आप 2 पार्टियों पर आ गए, मतलब अब आप कहीं ना कहीं मानने लग गए हैं क्या कि नहीं मायावती अब बीजेपी की तारीफ करेंगी आगे चल के? मैंने ये नहीं, हमारा मतलब ये है कि मायावती जी ने एक बात कही है, वो ये कही है कि हम सपा को किसी सूरत में समर्थन नहीं देंगे, और ये बहुत पहले कही थी। अब इसका कारण ये है कि एक बार उन्होंने सपा को इस बात के लिए माफ किया था कि उनको छेड़ा गया था, उनकी जान पर बनाई थी गेस्ट हाउस में, और उन्होंने भैया भाई बुआ वो जो भी कर के उन्हें समझा लिया था, और उन्होंने माफ करके उनके साथ हो गई थी वो। लेकिन उसके बाद उनका अनुभव उनके साथ अच्छा नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात, उनको ये समझ में आ रही है कि जनता अब सपा के साथ बिल्कुल ही अलग हो गई। तो मायावती के पास क्या चारा रह गया कि सपा को समर्थन वो देंगी नहीं, और वो भले सोच रही हो कि क्या स्थिति बनेगी, पर हम तो जानते हैं हमें किसी की समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमने तो 300 पार करना ही करना है। और जो आज की स्थिति है, हम बड़े आश्वस्त हैं और सामने हमारा काम भी बोल रहा है, इसलिए हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मायावती जी कहाँ जाती है, क्या करती हैं, वो अपना चुनाव लड़े जहां लड़ना है। हाँ, ये जरूर है कि वो मुस्लिम वोट में इस बार निश्चित रूप से सपा को डेंट करेंगी। ठीक है, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। ठीक है। राजपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रहा। राजपाल जी, जिस तरह से मायावती जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिला पंचायत के चुनाव में मैं उतना दखल नहीं देने वाली, या उसमें उनकी यहाँ पर रुचि है ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि उनका मुख्य फोकस 2022 का चुनाव है। आपको क्या लगता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के जितने भी चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा रहा है क्या? देखिए आलोक जी, सभी पार्टियों की अपनी अपनी स्थिति होती है, उनकी पार्टी है, उन्हें क्या ले रहे हैं। लेकिन इस बीजेपी के अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ कोई लड़ रहा है इस उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी है। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी। अन्य पार्टियों ने तो शस्त्र डाल दिए, कोई नहीं लड़ रहा जिला पंचायत अध्यक्ष का, कोई मुकाबला कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। और अब ये बीजेपी जनता से हार चुकी है। अब ये अपने कप्तान और कलेक्टर और कोतवाल की बदौलत चुनाव लड़ना चाहती है। और कितने मुकदमे, हम लोग तो 2 बार चुनाव आयोग जा चुके हैं, कितने मुकदमे लगा दिए। जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं इनके पक्ष में नहीं है, उनके मकानों की नाप हो रही है, उनकी जमीन जायदाद की नाप हो रही है, और उन पे किसी से भी एप्लीकेशन ले ली जा रही है और मुकदमा लिख दिया जा रहा। अभी कन्नौज का रात में एक जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, वो इनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि बहुतायत तो आप कन्नौज में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के लोग जीते हैं, बीजेपी वहां लड़ नहीं पा रही। तो क्या कर रही है, एक नेम सिंह है जिला पंचायत सदस्य, उनके ऊपर 373 का मुकदमा, जिसकी को ना उसका नाम उस गांव में ना उस नाम की महिला है न कुछ है, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया। एक हमारे दिगंबर सिंह जी है जिला पंचायत सदस्य, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया। हमारी एक कुशवाहा है, उसके हस्बैंड डॉक्टर है, उन डॉक्टर के खिलाफ एप्लीकेशन लेके जा रही। एक हमारे जानने वाले हैं जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, उनका बेटा
जीता है और उनके पिता थानेदार है, तो कप्तान उनको थानेदार से धमका रहा है। तो ये हो रहा है पुलिस, ये मेरे पास से रखा है, ये सब एप्लीकेशन रखी है और कल निर्वाचन आयोग गए थे, ये सब लिख के डिटेल में देके आए हैं। हरदोई जनपद में ये हमारी राजपूत बिरादरी की महिला है, वो हमारे प्रत्याशी की, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की प्रस्तावक बन गई। अब उसके घर में सिविल ड्रेस में घुस के लोगों ने बदतमीजी किया है उसके ये क्या हो रहा? कितने लोगों को हमारे हरदोई में मेंबरों पे लिख दिया। एक लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको हमारे पार्टी के प्रत्याशी ने तो उनके खिलाफ जिला मदद की नोटिस जारी कर। अरे भाई ये इसी तरह क्या हो रहा है? आप जितने मेंबर हैं और निर्वाचन आयोग ने तो एकता के लिए निर्देश दिया अलग से, कहा कि जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं इनके ऊपर अगर इस दरमियान FIR लिखती है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ये प्रस्तावक और समर्थक को भेज रहा है किसी तरीके का पर्चा दाखिल खारिज हो जाए। लेकिन ये कितना भी अन्याय अत्याचार कर ले, इसके खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, इनको बेनकाब करती रहेगी, इनके भ्रष्टाचार को बेनकाब करती रहेगी। और जनता ने अब सीधा संदेश दे दिया, ये खिसिया गए, क्योंकि जनता से खिसिया गए, हम मोर्चे पे विफल है। अच्छा, अब आपका इसमें अनुमान क्या कहता है कि अगर मायावती जी ने अपने पैर पीछे खींचे हैं तो इससे किसको ज्यादा फायदा होने वाला है? इससे आपको फायदा होगा या इससे बीजेपी को फायदा होगा या इससे किसी को कोई फायदा नहीं? अब देखिए ऐसा है, कौन पीछे खींचेगा पैर, कौन उनकी बीजेपी की भाषा बोलेगा, अब सब रिमोट उनके पास है ना। वो तो जो जिससे वो जाएंगे, अगर कोई न आया तो समाजवादी पार्टी में रहेगी, और तो लोग कहीं ना कहीं दाएं बाएं से मिले हुए लोग हैं। तो इसलिए देखिए, अब वो किसी की पार्टी के बारे में हमें नहीं कहना कौन क्या निर्णय ले, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी इनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ। हम लोग डरने वाले नहीं है, कितने मुकदमे लगा रहे। और चेतावनी भी देना चाहता हूँ, जो लोग फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं हमारे नेता कार्यकर्ताओं के, हमारे जिला पंचायत सदस्यों के, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे लिखाए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी लिख रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। ऐसा नहीं कि वो अगर लोकतंत्र को खत्म करेंगे, लोकतंत्र खत्म करना चाहते, ये बीजेपी के अकूत संपत्ति इकट्ठा करनी, करोड़ करोड़ रुपए बांट रहे हैं जिला पंचायत सदस्यों को, लालच दे रहे हैं, करोड़ों रुपए कहाँ ऑक्सीजन से लोग तड़प के मर रहे थे, कहाँ चले गए थे ये बीजेपी के नेता? ये जो उद्योगपति बन के आज पैसा करोड़ बांट रहे हैं, एक रुपया अगर दिया हो, जितने जिला पंचायत अध्यक्ष नगर है बीजेपी के, अगर एक ठोके दिखा दे उसकी कि उसने कोरोना काल में कोई मदद की हो, कोई नहीं, ये पैसा आ जाता है, चंदा गरीबों से इकट्ठा हुआ, उद्योगपतियों से ले लिया और लोकतंत्र खत्म कर दो। अरे बेईमानी की पराकाष्ठा कर दी इस सरकार ने, हर जिले में ऐसे ही कर दिया, चाहे कन्नौज हो, हरदोई हो, एटा हो, मैनपुरी हो, हर जगह, फिरोजाबाद से लेकर मैं तो कई जिलों का लेके आया हूँ, पूरा डिटेल सहित लेके आया हूँ। ये आपका जनपद कासगंज, जनपद कन्नौज, सीतापुर, जनपद देवरिया, मैनपुरी, हरदोई, फरीदाबाद, आज कितने जनपद है, और पूरा ऐसा नहीं कि फर्जी थे, मतलब नाम जिले के नाम दिए, इनकी डिटेल सहित है, इसकी जांच करवा दी जाए। निर्वाचन आयोग से 2-3 बार कई जिलों को देखा है, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग गए थे सुशील नंदन विधायकों का, हम इस बीजेपी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, आपके पास आना चाहेंगे और एक बार आपसे भी हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जिला पंचायत चुनाव में जिस तरह आपका अनुमान था, आपने पहले दावा किया था कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और जब जिला पंचायत अध्यक्ष का यहाँ पर चयन किया जाएगा उसमें भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसमें अब आपकी स्थिति क्या है? और जिस तरह से मायावती ने अपना पैर पीछे की तरफ खींचा है, कहा कि यह मायने नहीं रखता, 2022 का चुनाव ज्यादा मायने रखता है, इससे क्या समीकरण बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मायावती जी चुनाव लड़े, आलोक भाई ये ना लड़े तो मायावती का डिसीजन, और पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है ये बिना कहे समझदार आदमी को समझ आ रहा है, तो उस पर वक्तव्य देने की कोई हमें जरूरत नहीं है। लेकिन पंचायत चुनावों के अंदर भाजपा को मिली करारी हार की शिकस्त को वो भी भुला नहीं पाई है और उसके समीकरण को वो जोड़ तोड़ पे लगी हुई है। क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश के नेतृत्व, उत्तर प्रदेश की उस पर देखेंगे तो भाजपाइयों ने खुद अपने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में प्रशंसित कर डाला है, और वो प्रशंसित भी उसकी कार्य प्रणाली और उसकी कार्य क्षमता और उसकी कार्य
योग्यता पे कर डाला, तो किस मुंह से आप वोट मांगने जाओगे आगे, और किस मुंह से पंचायत चुनावों के अंदर उस चीज पर करने जा रहे हो, उसका पेशेंट आना है, खड़ा होना है। क्योंकि जब जब चीजों का मुद्दा उठेगा तब इस बात के सवाल सामने आएंगे। वो पंचायत चुनावों में भी आए, इसलिए इनकी उसमें शिकस्त हुई जो ये सोच रहे थे। तो आज किसान त्रस्त है, देश का युवा त्रस्त है, बेरोजगारी चरम सीमा पर जारी है, टैक्स के अंदर मार जबरदस्त पड़ रही है। इवन अभी एक नया सिस्टम आया है कि जो इनके हम दो हमारे दो के है ना लोग भाई, उसमें रिलायंस की 50 करोड़ 743 रुपए की इनकम के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स मात्र 1707 रुपए लिया है इन लोगों ने। मतलब जिस देश के अंदर 140 करोड़ नागरिक टैक्स देते हैं और अपनी इनकम का 30% टैक्स देते हैं, वो हम दो हमारे दो के नेतृत्व के चलने वाली भाजपा सरकार रिलायंस जैसी इंडस्ट्री से 50 करोड़ 743 रुपए की इनकम पर मात्र 1728 रुपए का टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो इस तरह की कार्य प्रणाली आज देश को धराशायी कर चुकी है। उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश के लोग ही साफ दिख रहा। उसी के अंदर समीकरण की गठजोड़ जो अंदर घुमा रहे हैं ये, उसकी बुखलाहट इनको दिख रही है। उसी के कारण इन्होंने यूपी के नेतृत्व को नकार दिया और यूपी के नेतृत्व ने सेंटर के नेतृत्व को नकार दिया है। तो अभी तो पर्दा खुला है, पर्दे पे बहुत सारे और पेज खुलेंगे। उसके लिए तो खेड़ा साहब बैठे हैं, जवाब देंगे ही। लेकिन मैं खेड़ा साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि अंतिम किसान तक की फसल का उसको पैसा मिलेगा, लेकिन आज सिर्फ 14% किसान की गेहूं की फसल उसके पास गई, उसका आपके पास जवाब है? बिल्कुल नहीं है। कितने % किसानों को उसकी फसल बनने के बाद मंडी तक जा पाई है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। जिन लोगों ने आपके लिए आवाज उठाई और जिन्होंने अगेंस्ट आवाज उठाई, उसके प्रति आपने अपने शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके जिस तरह की दंडनीय अपराध उनके ऊपर लगाए, उसका आपके पास जवाब नहीं है। देश के अंदर अगर यूपी के अंदर अगर बेरोजगार आपसे रोजगार मांगता है तो उसका आपके पास जवाब नहीं है। तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे, समय 8 महीने का है, उनसे उठेगा। और आपने खेड़ा साहब एक बात कही थी कि आप भाजपा की जब उपलब्धि होती है तो भाजपा कांग्रेस काम ले लेती है। आपका वक्तव्य सही नहीं था। वक्तव्य यह है कि भाजपा जब उपलब्धि में आती है तो अपनी छाती ठोकती है, तो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, और जब भाजपा डाउन आती है और अर्थ पे गिरती है तो कहती है इसके पीछे कांग्रेस है। ये आपकी चाल चरित्र और कथनी है, क्योंकि यही आपकी टूल किट पे भी रही, यही आपकी बंगाल पे भी रही और यही आपके उन नेतृत्व पे रही। जब जब राहुल गांधी जी ने आपसे प्रश्न चिन्ह करा और उसकी मोहब्बत आप ही के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया। आज जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पढ़ लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कोई आया है ना घुसा है, तो फिर चाइना के अंदर इतनी सारी जगह कैसे कब्जे हो गई, ये राहुल गांधी जी कहते थे और उसको सिक्के बंद मोहर लगाई आपके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ठीक है, तो आपके इन सबका जवाब आपसे लिया जाएगा। आपके इन तमाम प्रश्नों के साथ मैं विजय जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक बार पहले हम राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, जिस तरह के समीकरण जिला पंचायत चुनाव में बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे जिला पंचायत अध्यक्ष पद में कौन सी पार्टी सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है और इसका 2022 के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? आलोक जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे मैं कहूंगा कि राजनीति में परसेप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपने बयान रखे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बयान रखे। देखिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरह से आंशिक शक्ति जो है कि रख रही है, या फिर कई पक्षों की तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने सुविधानुसार तर्क रखे। यहाँ पे मुख्य चीज देखिए ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में हार गई थी। इस हार को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन आप जब पंचायत चुनाव को भी बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा के तरह, जैसे वहां पर सरकार बनाने में एक एक को आप खरीदते हैं, किसी पर छल प्रपंच हर तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, इसके कारण से बीजेपी का प्रशासन गलत जा रहा है। देखिए अभी एक सवाल आप बार बार सभा से पूछ रहे थे कि मायावती ने इस पूरे चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया। मायावती जी ने जब इस पूरे चुनाव से अपने आप को अलग किया तो जो इसका लाभ है, इसका लाभ ज्यादा जो है कि मिलने की संभावना हम लोग देख रहे हैं वो बीजेपी को मिलने की संभावना है। जो जनता के बीच में परसेप्शन भी आलोक जी वो यही है। अब देखिए इसका नुकसान, इसके बारे में बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसे स्थिति में जो है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो उसका झुकाव एक तरह से वो करे मायावती जी की तरफ होगा। कैसे होगा मायावती जी की तरफ? अगर जनता के बीच में कहीं से भी ये संकेत जाएगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में पर्दे के पीछे कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटी वोट है
उसका बंटवारा नहीं होगा जो कुछ हो सकता था। वो सारा का सारा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। तो ये आप पंचायत चुनाव में आप लाभ लेना चाहते हैं या फिर आप 2022 के चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, इसका नुकसान होगा उनको 2022 के चुनाव में। दूसरी चीज की देखिए, अब मैं आता हूं यहाँ पे कि आज इस पूरे प्रकरण में जो चीजें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के भी कई सारे जिलाध्यक्षों को बदला दिया। तो इसके बारे में विजय जी ने कहा भी, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि भाई उनके संगठन में कमी थी, इस कारण से उनको संगठन में बदलाव करना, ये बात सही है। कि ये घटनाएं घटी है और कुछ उन्होंने संगठन में कमियां रही है वहां। लेकिन दूसरे साथ आलोक जी कई सारे वीडियो वायरल होते हुए हम लोग देख रहे हैं जो बिल्कुल सच्चाई को दिखा रहे हैं। वो कि जब समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं पर्चा भरने के लिए, तो पूरा जिला प्रशासन या फिर वहां पे बीजेपी के वर्कर उनके ऊपर हमला कर रहा है और पुलिस निर्देशक बन के बनी हुई है। तो ये भी एक स्थिति और जनता के बीच में इसका मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। आप यहाँ पे अगर पंचायत में आप इस तरह से करके आप अगर बना लेते हैं अभी इसमें, क्योंकि देखिए ये वो दूसरे पंचायत चुनाव नहीं है, ये वो पंचायत चुनाव है जिसके पंचायत चुनाव कराने के दरमियान में भी मुद्दा रहा। उस समय भी लोगों ने माना कि अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी ज्यादा फैला, जिस तरह से 16 से ज्यादा शिक्षकों की संख्या भी आई, तो आप अगर इसके ऊपर पहले से ही सरकार बैकफुट पे रही और अगर सरकार इसमें संख्या बढ़ा भी लेती है तो आप यकीन मानिए कि जनता में इसके संकेत अच्छे नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं तो अभी भी बीजेपी को कहूंगा, यहाँ पे उनके प्रवक्ता को भी कहूंगा कि इस चुनाव को अपने ढंग से हो जाने दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी अपने संगठनात्मक कमियों के कारण इसमें हार जाती है तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप पुलिस, कप्तान, केस, मुकदमा, दुनिया के हर तरह के चीजों को लेकर जो आप काम कर रहे हैं, इससे आपके परसेप्शन में काफी जबरदस्त गड़बड़ी आ रही है और ये आपको नुकसान देगा। ये एकदम लॉन्ग टर्म का ये नुकसान की चीज है। ठीक है विजय जी, आपके पास आते हैं। इनका ये है संकेत कि मायावती जी का किसके साथ गठबंधन होता है, उनका मन किससे मिलता है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन जनता जो अभी देख रही है, जो समाजवादी पार्टी भी आप पर आरोप लगा रही है कि इनके प्रत्याशी जाते हैं, आप उनको वहां पर नामांकन पत्र आप दाखिल नहीं करने दे रहे, तो अगर इस तरह का कार्य आप करेंगे तो इससे आपकी पार्टी की छवि को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। ये सब बिल्कुल झूठा प्रचार है। सवाल ये है कि अगर ये 10 गुंडों को लेके जाना चाहते हैं, अगर ये सदस्यों को बंदी बना के उठाना चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा योगी सरकार में। ये आंखें खोल लें अपनी, ये नहीं होने दिया जाएगा, ये बता दूं मैं। क्योंकि सरकारी अफसरों को अभी खाली चुनाव के लिए नहीं, पूरी गुंडागर्दी के लिए पूरे समय में बिल्कुल छूट दे रखी है। चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कोई हो, अगर इस तरह की हरकतें करेगा, अगर सदस्यों को आप उठाने का प्रयास करोगे घर से, अगर उनको बंदी बनाने का प्रयास करोगे, तो सरकार तो एक्शन लेगी। अब आप उसमें रो चाहे कुछ करें। दूसरी बात, अगर इनके भी तीन प्रत्याशी तो बिल्कुल क्लियर कर निर्दलीय जीते हैं, उस क्षेत्र में जीते हैं जहाँ इनकी गुंडागर्दी 100% चलती है। कैसे जीते हैं? अगर यही हम कहें कि आप उठा ले गए बाजाबाज जिलाध्यक्षों को, मेंबर को, उनको, सवाल यह है कि आपके 3 जीते, इसलिए जीते हैं कि वहां आपका प्रभाव रहा होगा। जहाँ हमारा प्रभाव रहा होगा वहां पर निर्दलीय लोगों ने सोचा होगा कि हमें इनको देना चाहिए, ये प्रत्याशी ज्यादा अच्छे हैं बीजेपी के। सवाल इसका है। लेकिन जो उठाने का काम अगर ये करेंगे वो रोका जाएगा, गुंडे साथ लेके आएंगे गेट पर, तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं, क्योंकि ये प्रश्न वाजिब है और लगभग पूरे प्रदेश में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अगर प्रत्याशी नामांकन स्थल तक नहीं पहुंच रहे तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है या स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है? तो जिस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था विजय जी, लगातार विपक्ष का यही आरोप है कि आपकी वजह से उनके तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि नामांकन स्थल तक पहुंच नहीं पा रहे और आपके प्रत्याशी निर्विरोध जीत जा रहे हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? और साथ ही यह भी यहां पर समझना जरूरी है कि अगर यह आरोप सही नहीं है तो आखिर इन सारी साजिशों के पीछे आपको क्या लगता है कि कौन है? कि हम दो तीन बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है, हमने तब भी कहा था पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी जितनी सीटें आज तक नहीं मिली, हमें पिछले से तिगनी सीटें मिली हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हमसे ज्यादा 150 सीटें 100 सीटें उनको अधिक मिली, सपा को, एक अलग बात है। लेकिन हम तो 200 से 600 से प्लस पे पहुंच गए ना, तिगनी सीटें ले गए। तो हम तो एक तो ये दर्द है उनका। दूसरी बात यह है कि हम दोनों को भी मिला दें अगर सबको, तो उतने ही निर्दलीय भी जीत गए सब जगह, हर जगह पर। तो निर्दलीयों का भी इसमें रोल है। अब सवाल ये है कि अगर निर्दलीय आपके साथ नहीं जाते हैं, उसमें आप क्यों उसमें दूसरे पर दोष लगा रहे हैं? और आपके नामांकन ना नामांकन से क्या फर्क पड़ने वाला है जब आपके पास वोट ही नहीं है? कर लीजिएगा। और अगर आप सच होते, तो आपके जिलाध्यक्ष सच होते,
अखिलेश जी तो हर जगह हर जिले में बैठे हुए नहीं है, इनके जिलाध्यक्ष ही तो हैं। अगर वो सच थे तो जिलाध्यक्षों को निकाला क्यों? जिलाध्यक्षों को तो फिर धरने पे बिठाते ना, प्रदर्शन कराते ना, लाते ना लोगों को सामने। आप जाते हो उनके पास, ये ऐसे कैसे हुआ जिस जिले में, आपने तुरंत निकाल दिया उनको। इसका मतलब आप जानते हैं कि आपकी पार्टी को तोड़ने में आपके जिलाध्यक्षों का हाथ है। आपने जो जिलाध्यक्षों से उम्मीद की थी वो आप करवा नहीं पाए उनसे। आप उठवाना चाहते थे निर्दलीय सदस्यों को, चोरी से उनको ऊपर कैप्टिवेट करना चाहते थे, वो आप उनको बंद नहीं कर सके। पिछले जिलाध्यक्षों को निकाल दिया इन्होंने। ये तो इनकी बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अभी कांग्रेस प्रवक्ता एक दो बातें कर रहे थे। ये कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत हमारा नारा था। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस हिंदुस्तान में समाप्ति की ओर है, ये था। लेकिन हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो इन्हीं के कर्ता धर्ताओं ने मुक्त कर दिया। अगर आपके लोग मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी विरोध करें, अगर आपके लोग मंदिर के लिए कहें कि ये नहीं अभी नहीं सुनवाई नहीं होना चाहिए, तो आपके लोग, आपके नेता, बड़े से बड़े नेता ये कहें कि राम तो थे ही नहीं, वो ये कहें कि राम सेतु छूटा है, आप इस तरह हिंदुओं की भावनाओं को इस तरह से आप ठेस पहुंचा रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए, तो कौन आपको वोट देने वाला है? इनके समझ में नहीं आता। मुक्त अपने आप ही हो जाओगे तुम। 3 से 70 के ऊपर अभी देखिए आपस में विरोधाभास देखो। दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, और वो इनका इश्यू है। और अभी हाल ही तुरंत जब गुलाम नबी आजाद गए तो उन्होंने 3 से 70 का जिक्र तक नहीं किया। यानी गुलाम नबी आजाद एक नेता बन के उभरे, इंडिपेंडेंट, हाई कमांड से ज्यादा उसके ऊपर भारी पड़ गए। अभी आज की तारीख में तो फारूक अब्दुल्ला पे भी भारी पड़ गए और महमूदा पर भी भारी पड़ गए। अब इस सवाल ये है कि उन्होंने एक बात है 370 पे नहीं बोले, पंडितों को पुनर्वास की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था 5 में से 4 बातों तो शुद्ध गुलाम नबी जी ने बोली। यानी वो महसूस कर रहे हैं गुलाम नबी कि क्या होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस मुक्त एक खुद ही करने में लगे हैं। हमने तो, हमारा वो एजेंडा था, बात थी, लेकिन जब ये खुद ही करे ले रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं है। जनता में इनका अभी मंदिर में इनने जो हरकतें की है उत्तर प्रदेश में, फिर जवाब मिलेगा। वो तो इनकी बात का जवाब देना था, क्योंकि शॉर्ट में इन्होंने मेरा नाम विजय क्या कि चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, इसलिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाहते थे बीच में? देखिए, मैं खेड़ा साहब की बात का जवाब दे दूं। बेसिकली खेड़ा साहब, जो सपना आप देख रहे हो वो भाजपा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो इसलिए हो जाएगा जो चार्ज शीट कथनी जब आती है तो वो अहंकार के रूप के अंदर जब ऐसे उतरती है। देखिए, आप गुपकार गैंग कहते थे, गुपकार गैंग को आप टेररिस्ट, आतंकवादी कहते थे, और आपने 2 से 1.5 साल तक उनको बंद रखा और कश्मीर की जनता के साथ विस्तारित करते रहे। उसी गुपकार गैंग को आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के मीटिंग कर दिया, तो साबित ये करो कि आपके नेता, प्रवक्ता या प्रधानमंत्री गलत है या गुपकार गैंग कहने वाले गलत है, जिनको आप संबोधन कर रहे थे वो गलत है। क्योंकि जलाल चरित्र और चेहरा पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती हुई कि जिन नेताओं को, जो हमारे देश के नेताओं को आप गुपकार गैंग, आतंकवादी कहते थे, उन्हीं की मीटिंग आप प्राइम मिनिस्टर से करवा रहे हैं। और जिन कश्मीरियों की बात आप करते हो उनको आप बाहर खड़े करके बात करते हो, उन्हें अंदर नहीं बुलाते हो। तो आपकी नीति दिख रही है, वो स्पष्टता रहेगी। और राम जी पे आ जाते हैं, पंचायत चुनाव में आ जाइए ना। राम जी को अपने अस्तित्व के लिए मेरे और आपकी जरूरत नहीं है, वो हर कण कण में व्याप्त है, वो विषय नहीं है। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि जब जब आप डरते हैं तब तब आप किसका सहारा लेते हैं? जिसके दुनिया सहारा लेती है। तो आप लीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश को रोजी तो दे दीजिए, देश तो किसान की इनकम तो पूरी कर दीजिए, व्यापारी बुनकर वर्ग परेशान है उसका तो कुछ कर दीजिए, और जो जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान मत भटकाइए, उसका जवाब दीजिए। क्योंकि 2014 में आप जब सत्ता में आने के लिए ललायित हुए थे, उस समय आपने अपनी उन सरकारों के कार्य प्रणाली को प्रशंसित करा था। उसके अंदर डीजल, पेट्रोल, डॉलर, गैस का सिलेंडर, ये बेसिक मुद्दे थे। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये पूछना है कि देखिए, ये तमाम मुद्दे तो तब भी थे जब ये पंचायत चुनाव हो रहे थे। आपने इन मुद्दों को निश्चित रूप से जनता के बीच में आपने रखा भी होगा। अब आपका यहाँ पर विश्लेषण क्या कहता है कि पंचायत चुनाव के दौरान जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, जैसे अभी आप गुपकार गैंग की आप बात कर रहे थे, आप डीजल की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन की आप लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि बहस में तमाम बार आप मेरे साथ जुड़े तो आप बोले कि हम जनता के बीच में जाएंगे, इन मुद्दों को रखेंगे। क्या पंचायत चुनाव में इन राष्ट्रीय मुद्दों का कोई व्यापक असर पड़ा? जनता ने आप पर पूरा भरोसा किया?
आलोक भाई, एक देसी कहावत है कि अफीम का चटा जो है ना, वो अफीम का नशा बहुत देर से छोड़ता है। तो आज जो है ना, कि हिंदुत्व की अफीम नशा इन्होंने चटा दिया है। देखिए अभी खेड़ा साहब को क्या हुआ, जब खेड़ा साहब पिटने लगे और खेड़ा साहब के पास आपने तर्क नहीं आए, तो इन्होंने वापस वो हिंदुत्व की अफीम ले आए। तो देश उसके अंदर घूम रहा है, तरफ तो है, जेब भी खाली है, पेट के अंदर खाना नहीं है, चलने को गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है, मकान तो है लेकिन मकान में रहते हुए बिजली नहीं है, बच्चे तो है लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षा नहीं है, लड़की जवान है लेकिन शादी करने के लिए संसाधन नहीं है, बीमार हूं लेकिन हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन एक अफीम जो इन्होंने पिला दी संघ के साथ मिलकर, उसका नशा है, उतरेगा, धड़ाम से उतरेगा, वक्त आने पर उतरेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जनता के थ्रू, क्योंकि ये जनता है। अगर ये कांग्रेस का शासन बदल सकती है तो ये क्या किस की मूली है? ये तो दो संसद के ऊपर थे, वो भी हमने इनको दान में देते इंदिरा गांधी जी ने। तो हम तो आज 45 हैं और उसके बाद हर स्टेट पे आपको डाउन करते हुए लेके आ रहे हैं। यही राहुल गांधी जी, यही प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व निखर के सामने आ रहा है। आज यूपी के अंदर भी आपसे चैलेंज बनके प्रियंका जी तुम्हारे सामने आ रही हैं, और एक रोल मॉडल जो सोनिया गांधी जी ने देश के सामने रखा, उसी के पद चिन्ह पर राहुल गांधी जी ने भी जब हार को स्वीकार करके इस्तीफा दिया। आपके पास कोई ऐसा नेता है? मुझे मिसाल देके साबित कर दीजिए, किसी भी विपक्षी पार्टी का, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के पास, जिसने अपने आप को मुखर होकर अपनी को माना और उसका रिजाइन दिया। लेकिन ठीक है, आज आपकी बात हम कहते हैं, हमारी बात कम समझते हैं, लेकिन आप गलत कहते हो, उसको लोग सही समझते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रावण की चली राम की नहीं चली, नाभि तो पटनी है, चाहे वो भीषण फाड़े या वो राम का तीर फाड़े। चलिए ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी कि पंचायत चुनाव में आप इसमें कितना असर आप डाल सकते हैं। हमारे साथ लगातार राजपाल जी हैं। राजपाल जी, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि इनकी वजह से आपके प्रत्याशी मैदान तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन इनका ये आरोप है कि आप वहां पर जाते हैं, आपकी पार्टी के लोग वहां पर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जब वो गुंडागर्दी चलते हैं, जब वो वहां पर गुंडागर्दी करना चाहते हैं, तब स्थानीय प्रशासन उनको रोक रहा है। ये इस तरह की भी बात है क्या? आलोक जी, विजय खेड़ा जी कहानी करने में बहुत माहिर है। इनकी पार्टी कहानी करने में बहुत माहिर है। झूठी कहानी करने में इनकी पार्टी पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक कौन सी कहानी कर देंगे। ये देखिए, सिद्धार्थ नगर का है, मैं पेपर दिखाता हूँ। ये कल एक जिला पंचायत सदस्य है मोनू दुबे, उनकी पत्नी है अनीता दुबे, उनके घर की सड़क तक सरकार ने 2 जेसीबी लगा के बनवा दी। जब वो बदलने वाले लोग नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े मजबूती के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, उनके साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनके घर की सड़क खोलवा दी। ये अब पेपर में छपा है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, टीवी पे चला है। और जितनी जगह ये इनके बीजेपी के गुंडे किस तरीके से गोरखपुर में तांडव कर रहे थे, और आप देखिए आज की बात बता रहा हूँ, ये बागपत का है वीडियो। बागपत में जिला पंचायत सदस्य वापस ही नहीं लेने गया नामांकन, और ना उनका प्रस्तावक कोई लेने गया। ये राजस्थान में छुपाए हैं, क्योंकि ये घूम रहे हैं, अपहरण करने के लिए इनके कप्तान घूम रहे हैं, अपहरण करने के लिए इनके जिलाधिकारी घूम रहे हैं, थानेदार घूम रहे हैं। ये जान बचा के राजस्थान में और फर्जी प्रस्तावक और समर्थक खड़ा करके नामांकन वापस लिया जा रहा है। ये सब चीजें हैं बागपत की। और मैं तो ये देखिए, ये वीडियो, ये देखिए, ये प्रत्याशी और सारे पूरे पीछे भर के मेंबर हम लोगों को बचाने पड़ गए। और ये अपराधी और जिस तरीके से अपहरण करने के लिए कप्तान और थानेदार घूम रहे हैं और फर्जी खड़ा कर दिया वहां पे जाके। कई जगह फर्जी इन्होंने प्रस्तावक और समर्थक हमारा जाके साइन कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, करे हुए फर्जी साइन है, नामांकन रद्द कर दे रहे हो। अरे ये गुंडई, सरकारी गुंडई बहुत ही नहीं कर सकती। आप तानाशाह बन गए हो, तानाशाही का असर क्या हुआ? बड़े बड़े लोगों की सत्ताएं नहीं है, बड़े बड़े ये क्या है, इनकी क्या, ये इनको घमंड हो गया, क्योंकि इन्हें जनता ने बहुमत दे दिया, तो ये बहुमत में घमंड के नशे में चूर है। इनका नशा तो 2022 में चूर कर देगी ना, क्योंकि लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, ये अपना आवाज कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं, लोग इंजेक्शन की कमी की वजह से कर रहे थे, ये कह रहे थे इंजेक्शन की कमी नहीं, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, लोगों को लाशें फूकने तक तो पैसे नहीं थे, कौवे कुत्ते और गिद्ध
नोच रहे थे तो ये कह रहे थे बिल्कुल सब सही है। रामनामी दुपट्टा कहीं पता न लग जाए, लाशें बिछी है, लाशों का कुंभ लगाए, रामनामी दुपट्टा भी। अच्छा राजपाल जी, आपसे यहाँ पर हम जरूर एक बात हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, बहुत ही संगीन आरोप है किसी भी पार्टी के ऊपर। जिस तरह के आरोप आपने अभी लगाए, आपने नाम लिया, आपने यहाँ पर यह बोला कि इन सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार बीजेपी के द्वारा किया गया है। आप जब जनता के बीच में जाएंगे, आप जनता को वहां पर क्या समझाएंगे ताकि जब 2022 के चुनाव हो तो जनता आप पर ज्यादा भरोसा करे? इसके लिए भी अब कोई आप रणनीति तैयार करेंगे? देखिए आलोक जी, ये जनता सब देख रही है, ऐसा नहीं। आज के जमाने में आप जैसे कुछ चैनल हैं या कुछ तो दिखा रहे हैं, कुछ चैनल तो आवाज आपकी नहीं आ रही राजपाल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, राजपाल जी की आवाज अभी हमारे तक नहीं आ रही है। राहुल जी आपके पास तब तक आते हैं, जिस तरह से ये तमाम समीकरण अब बनते जा रहे हैं कि पहले बीजेपी द्वारा ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी हो रही है, स्थानीय प्रशासन एक्शन ले रहा है। समाजवादी पार्टी ने फिर आगे आकर कहा कि नहीं, जो इनके नेता हैं या जो इनका स्थानीय प्रशासन है वो जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है कि हमारे प्रत्याशी जाकर नामांकन नहीं भर पा रहे हैं। अब इन सबके बीच में मायावती का भी चुनाव से पीछे हट जाना, क्या लगता है कि इन सारे समीकरणों का 2022 में कहीं ना कहीं जाकर तार जुड़ेगा, या ये सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष के जब चुनाव हो जाएंगे ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? अजय जी, ये पूरे मामले 2022 को काफी गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। ठीक है, जो परसेप्शन के साथ साथ अभी विजय जी कह रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि हम बंगाल में किस तरह से हम काफी ज्यादा आगे बढ़ गए। हम 100 पे थे, हम 77 पे पहुंच गए, यहाँ पे भी हम 250 पे थे, इस आंकड़े पे आ गए। देखिए, बड़ा आशावादी नजरिया है, आशावादी नजरिया होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही मैं उनको ध्यान दिलाऊंगा कि लोकसभा चुनाव में जो उनके परसेंटेज थे बंगाल में, उसके हिसाब से वो 121 पे थे। तो 121 से आप 77 पे भी आए हैं। एक ये भी सच्चाई है, एक सच्चाई ये भी है कि आप 277 पे भी आए हैं। तो खैर एक चीज, जो पूरा घटनाक्रम पंचायत चुनाव का हम लोग देख रहे हैं, उसका एक लबो-लुआब ये दिख रहा है कि इसमें जो सहानुभूति है आज के डेट में, वो सहानुभूति समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। एक तरह से देखिए, ये जरूर है कि जिस तरह से साम दाम दंड भेद करके तमाम तरह के प्रयोग यहाँ पे किए जा रहे हैं, उन सारे प्रयोगों का जो नतीजा है, हो सकता है कि इसमें बीजेपी कुछ अच्छा, एक तरह से पंचायत चुनाव में कुछ अच्छे परिणाम मिल जाए, जो उनको ना मिलते वो मिल जाएंगे। यहाँ पे चूंकि निर्दलियों की भी अच्छी खासी संख्या है और नामांकन पत्र दाखिल करने में अगर इनको दिक्कत हो रही है, या फिर इनके लोग भी अगर उनके तरफ जा रहे हैं, जैसे आज हम लोगों ने देखा शाहजहांपुर का एक दृश्य वहां का भी नजर आया हम लोगों को, जहां पे कि समाजवादी पार्टी के जो थे वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए, और वहां पे सुरेश खन्ना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे एक तरह से पुराने विधायक हैं, अभी इस समय 8 टर्म से लगातार वो जीत रहे हैं, अभी इस समय इस सदन में वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विधायक है, वो कह रहे हैं, मंत्री भी हैं इस समय, कि वो कह रहे हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित हुए और वो इस कारण से वो भाजपा में शामिल हुए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इस तरह के विचार बिल्कुल दिए जाते हैं, हर पार्टी में कोई आदमी आता है यही विचार दिया जाता है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल स्तर पे आलोक जी क्या होता है, ये हम सबों को भी पता है कि प्रैक्टिकल स्तर पे आप, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, जो पंचायत चुनाव, चूंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय है, वो गांधीवाद को उन्होंने काफी गहनता से पढ़ा दी है, मैं जानता हूँ इस चीज को। तो जो गांधी जी का जो पंचायत राज का जो स्वरूप था, क्या वो गांधी जी ने इस तरह के पंचायत के चुनाव का इस तरह का सपना देखा होगा, जहाँ पे खरीद फरोख्त, डकैती, गुंडागर्दी, प्रशासन का हस्तक्षेप, हर तरह के आयाम होंगे? उन्होंने इस प्रकार के एक तरह से पंचायत राज के इस तरह के उन्होंने परिकल्पना कभी नहीं किया होगा, जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं। तो ये इन सब चीजों के कारण से कहीं न कहीं परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही है। ये चीज एकदम बिल्कुल स्पष्ट और खुल कर अभी होना, हाँ, ये दिख रहा है कि अभी लोग सरकार से अपेक्षा ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो द्वितीय लहर रही थी कोरोना की, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा पीड़ित रहा था। हाँ। और वहां पे राहत और पुनर्वास का जो पूरा फोकस होना चाहिए था, उसके ऊपर इनको पूरा फुल फोकस करना चाहिए था। हाँ। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि पहले तो ये पार्टी की आंतरिक जो कमी थी, उसके तरफ इनका ध्यानाकर्षण हुआ। फिर जब उस वाले सेक्शन से ये आगे बढ़े कि नहीं, अब योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा होंगे 2022 में, तो फिर इनका पूरा ध्यान आ गया कि एन कैन प्रकार किसी भी तरह से पंचायत चुनाव के परिणामों को हम अपने पक्ष में कर लें। नहीं तो इसके पीछे आपको आखिर कारण क्या लगता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इतनी ज्यादा ताकत झोंकने की जरूरत क्यों पड़ रही है किसी भी पार्टी को? देखिए, इसका कारण यह है कि
आप हर कोई ये मान कर चल रहा है, विशेषकर देखिए समाजवादी पार्टी तो इस तरह से इसमें वो उन्होंने बीजेपी से एक नंबर अच्छी ले आई, तो उन्होंने एक प्रशासन की प्रारंभिक लड़ाई जीत ली है। लेकिन वो जो प्रशासन की प्रारंभिक लड़ाई समाजवादी पार्टी ने जीती है, इस लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव से पहले जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उस सेमीफाइनल पर जीत का मुहर लेकर समाजवादी पार्टी न चली जाए। तो वो ये प्रयास है यहाँ पे कि ओवरऑल जब जिला पंचायत का इलेक्शन हो तो वहां पे हमारी संख्याएं काफी अच्छी दिखे उस जगह पे। तो ये प्रयास है, इस कारण से बीजेपी लगी हुई है और उस कारण से फिर समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है। ठीक, तो ये रास्ता कस्ती हम एक तरह से पंचायत के चुनाव में काफी अभूतपूर्व। विजय जी एक देखिए बहुत ही यहाँ पर गंभीर प्रश्न है कि चलिए 2022 को लेकर आपकी क्या तैयारी है, आपने किस तरह से संगठन के स्तर पर आपने बड़ा फेरबदल करना आपने अभी से ही शुरू कर दिया है, आपने पन्ना प्रमुख तक की तैयारी आपने पूरी कर ली है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर आज खड़ा हुआ इस चर्चा के दौरान वो ये कि अगर जनता के मन में ये मैसेज चला गया कि जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे उस वक्त बीजेपी ने यहाँ पर बाहुबल का प्रयोग किया, धनबल का प्रयोग किया, ये तो बहुत फिर गलत मैसेज हो जाएगा ना आपकी पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी अब लगातार इस बात को बोल रही है, आंकड़ों के साथ बोल रही है जनता के बीच में या मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स में कि देखिए बीजेपी के चलते हमारे ये जो प्रत्याशी थे ये नामांकन ही जाकर दाखिल नहीं कर पाए। इससे फिर आप कैसे निपटेंगे? देखिए अभी जो बोल रहे थे राहुल जी बोल रहे थे ना। हाँ राहुल जी बोल रहे थे। हाँ वो पंचायती राज के बारे में उन्होंने चूंकि चर्चा की है, आपकी दोनों बातों को जवाब दे दूंगा। ये सच है, अभी जो गांधीवादी पंचायती राज की व्यवस्था की जो बात कर रहे थे इसका स्वरूप पहले दिन से ही शुरुआत में ही कांग्रेस ने बिगाड़ दिया था, समाप्त कर दिया था। जो गांधी जी का सपना पंचायती राज का था स्पष्ट था बिल्कुल उसमें कि ना तो कोई अधिकारी उन पंचों के बीच में जाएगा ना उनके काम में कभी दखल देगा। दूसरी बात, कभी भी किसान को अपना नक्शा अपना साल की खसरा खतौनी लेने तहसील नहीं आना होगा। और लेखपाल यानी उस जमाने पटवारी बोलते थे, किसान के घर में साल के एंड में जाके वो कागज दे के आएगा। आज तक नहीं हुआ तनबाऊ से। और यही इंस्पेक्टर राज के लिए जो कह के गए थे गांधी जी, इंस्पेक्टर राज हर सूरत में खत्म होना चाहिए। तो दोनों बातें पंचायती राज और इंस्पेक्टर राज बढ़ता चला गया, यानी वो कभी सरकार गांव की ओर गई नहीं। जो गांधी जी का सपना था उस पर कांग्रेस शुरू से ही नहीं चली। ये बात और है कि आजादी चूंकि मिली थी उस पार्टी से, नेहरू जी का करिश्मा था, उस समय लोग जीतते रहे, लेकिन हट गई कांग्रेस मुद्दे से और गांधीवाद से बिल्कुल दूर चली गई। तो जनता जहां तक है उस पंचायती राज में और चुनाव में जो हो रहा है पिछले वर्षों से और खास तौर से सपा के शासन में, वो उससे अच्छी तरह देख चुकी है इनकी हरकतों को और जनता उसमें कुछ कर नहीं पाती है। जो लोग चुने जाते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा जो चुने गए हैं उनका मन बदल गया। अच्छा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे कि नहीं बदला, जबरदस्ती हो गया। और अगर वो सपा को वोट देना चाहते हैं तो वो ठीक रास्ते पे थे। क्या मतलब हुआ इसका? जो इंडिपेंडेंट जीतता है, मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ। मेरे पिताजी सन 52 में, ध्यान से सुने, 52 में कांग्रेस के चुनाव जीते थे, एमएलए बने। उसके बाद 57 में उन्हें इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि विधानसभा में उन्होंने किसानों के पक्ष में सरकार का विरोध किया था। वो 2 जगह से इंडिपेंडेंट लड़े और दोनों जगह से चुन गए ललितपुर में। इंडिपेंडेंट सन 57 में, इसलिए कि किसानों के लिए वो गांधीवाद के लिए लड़ रहे थे। अब हम गांधीवाद से नहीं लड़ते किसानों के लिए, हम किसानों को मंडी में डाल के चूसते हैं। और उस व्यवस्था को मोदी जी जो वापस लाना चाहते, वही पंचायती राज, वही व्यवस्था, मंडी को खत्म करके या मंडी में गुंडागर्दी ना होने पाए, मंडी चलती रहे, लेकिन सीधा कम से कम वो बेच सकें। तो वो जब सुविधा देना चाह रहे तब ये विरोध कर रहे हैं। अभी इसी का नतीजा अभी इनको विधानसभा में फिर मिल जाएगा। मोदी जी ने अगर अच्छा नहीं किया हो तो द्वारा ज्यादा सीटें लोकसभा में लेकर कैसे आते वो। दूसरी बात, अगर अभी ये जो चुनाव होंगे इसमें किसान सामने आ जाएगा आपके, उनको सम्मान निधि भी मिली है, उनका 1.5 गुना मूल्य भी मिला, सीधे खाते में पैसे भी गए, उनकी फसल भी दुगन गई। पिछले साल से 20% अधिक हमने गेहूं अभी खरीद लिया है, जो बोल रहे थे, आंकड़े देख ले जाके। अब तो हमने ज्यादा खरीद भी कर लिया, मूल्य भी पे कर दिया है। तो किसानों को हम उसी स्थिति में लाना चाहते हैं, इसीलिए हम किसान बिल लाएंगे और कृषि बिल में इनकी एक बात नहीं सुनेंगे किसी की भी। वो बिल पास होगा, वो बिल लागू होगा। 1.5 साल का इनको समय दिया है, जो कहना कह ले, समझा ले, और हम इसीलिए किसान हमारे साथ रहे। राहुल जी यहाँ पर कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं। राहुल जी छोटी सी टिप्पणी दीजिए। विजय जी ने काफी ज्यादा विस्तार से सारी चीजें कही कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने एक तरह से पंचायत राज की व्यवस्था को बिगाड़ के रखा है। चलिए मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन अभी तो 2017 से आती थे और केंद्र में 2014 से आती है।
तो ऐसे स्थिति में क्या पंचायती राज को सुधारने का केवल एक वही है कि कृषि कानून लाएंगे तभी पंचायती राज सुधरेगा? ठीक है, चंद्रमोहन जी के पास चलते हैं। तो ये सब मामले भी उठेंगे उस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, चंद्रमोहन जी। उपलब्धि को अगर बताना है तो मोदी जी हो गए, और अगर वो उपलब्धि नहीं है उसका श्रेय निकाल करने के लिए कांग्रेस हो गए। तो पिछले गत 8 वर्षों से नेहरू जी जिंदा है और इंदिरा जी भी जिंदा है, राजीव जी भी जिंदा है, लगातार भाजपा की तरफ से। और इनके मुखारबिंद से ये क्लियर है कि देश का उद्यान और देश का संसाधनों के योगदान नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के थ्रू हुआ है। ये मोरबंद करते हैं, इसके लिए मैं इनके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में इन्होंने कुछ किया नहीं। मोदी जी की छाती 56 इंच की जरूर हुई, नेतृत्व में आए, लेकिन किसान सड़कों पर आ गए। मोदी जी का नेतृत्व जो हुआ, किसान बेरोजगार हो गया। मोदी जी का नेतृत्व जो हुआ, नोटबंदी के अंदर लाइनें लग गई। फिर छेड़ोगे तो फिर सुनोगे। और अभी वक्त आने दो, जिस आप उसमें लेके चल रहे हो उसके अंदर आपने सेंगर के बंदे को भी टिकट दिया है इसी पंचायत में, और उसी हाथरस कांड को भी लोग याद करेंगे जिसके अंदर आपके पुलिस प्रशासन ने उस जिंदा लड़की को जलाया था। उन सब चीजों को याद आएगा, उन्हीं चीजों पर प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन्हीं सब नीतियों को कांग्रेस की गलत कह के एक नए सुशासन और प्रशासन देने का वादा करा था। सपा की भी नीतियों को गलत करके यूपी के अंदर एक सुशासन देने का वादा करा था, जो समय खत्म होने के बाद ना तो सुशासन है, गुंडा राज लिप्त है, प्रशासन खाली पड़ा है, पुलिस भर्ती मांग रही है, आप दे नहीं रहे हो, बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, आप दे नहीं रहे हो, बुनकर व्यापारी जो यूपी से अपना सामान बांटकर आज बाहर चला गया, जो अपना बुनकर करता था, उसका आपके पास योगदान नहीं है। तो आपको नेहरू जी याद रहते हैं, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, क्योंकि देश की धरोहर, देश को बनाना और देश के अंदर एक भारत का विकास करना नेहरू जी की सोच थी और महात्मा गांधी जी की सोच थी। विजय जी, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, आप परिवार से आते हैं, तो वो खून में कहीं ना कहीं बोलेगा, इसके लिए साधुवाद है आपका। कोई बात नहीं, दल बदल जाते हैं, जमाने नहीं बदलती, जमाने हमेशा वही रहती है, और यही कांग्रेसियों की फितरत है, क्योंकि देश की आजादी के अंदर हमने सीना तान के गोलियां खाई हैं और बलिदान दिया है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, फिर निपटा लेंगे आपको। ठीक है, तो मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसके लिए आपकी तैयारी पूरी है अपनी तरफ से? जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आपकी तैयारियां पूरी हैं? हम जिला पंचायत अध्यक्ष से क्या है, वो तो वो अपना लड़ रहे हैं, हम अपना लड़ रहे हैं। जहाँ इंडिपेंडेंट का ज्यादा इसमें रोल है, इंडिपेंडेंट जिनको साथ देंगे वो जीत जाता है। इसमें ज्यादा कोई ये समझ गई मायावती जी, तो इंडिपेंडेंट को नहीं लुआ पाएंगी, जा पा नहीं रही, कहीं किसी जिले में पहुंचती नहीं पाती है, उन्हें समझा नहीं पाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि 2022 के चुनाव में भी मायावती जी फिर आपके लिए फिर ऐसा ही बोल दें कि नहीं 2022 भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो अपनी ज्यादा प्रत्याशी उतार ही नहीं रही। देखिए, मायावती जी ने कांग्रेस से 99 में किया था समझौता, तब उन्होंने कहा था कांग्रेस की 27 सीटें जहां की तहां रह गई थी, एक भी नहीं बढ़ी थी। जितिन शास्त्री अध्यक्ष थे, उन्होंने समझौता कराया था, उसके बाद उन्होंने अभी समझौता किया था, फिर इनका सत्यानाश हो गया सपा के साथ, अभी लोकसभा में समझौता किया। मैंने कहीं समझौता करती है ठीक है, मतलब अब मायावती जी भी ये समझ गई कि समझौते से ज्यादा जरूरी ये है कि मौन कहां पर रहना है, कहां पर अपने कदम पीछे करने हैं, ताकि 2 कदम आगे की तैयारी की जा सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी ने अपना अपना यहां पर तर्क रखा, तमाम आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए गए और ये कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो नामांकन के लिए नहीं पहुंच पा रहे और इसके लिए स्थानीय प्रशासन और कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम अपनी शुद्धता के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से हमारे प्रत्याशी चुनाव को जीतेंगे और जो भी प्रत्याशी जीत रहे हैं उस पर भरोसा ज्यादा है, इसीलिए वो निर्दलीय के रूप में चाहे जीतें, चाहे वो निर्विरोध जीतें, लेकिन जीत बीजेपी की होने वाली है। और इसमें किसी भी तरह का ना तो हम बाहुबल प्रयोग कर रहे हैं ना कि धल बल। लेकिन प्रश्न तो उठेगा, अगर ये प्रश्न समाजवादी पार्टी उठा रही है, जनता के बीच में जाने का दावा कर रही है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि इन चुनावों में ऐसा कुछ हुआ है, तो बीजेपी को भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि इनके पास जवाब क्या होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।